हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपने एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और इसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए मैंने जैसा कि वादा किया था कि 16, 17, 18 और 19 इन 4 डेट्स को मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ पेपर सॉल्व करने वाला हूँ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाने वाला हूँ। आज फिर से मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर लेके आया हूँ जो कि आपके सीबीएसई बेस्ड पैटर्न पे है पूरा का पूरा। जैसे 16 क्वेश्चन एमसीक्यू के, फिर एसएसएन रीजन के 4 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चंस, 3-3 नंबर के क्वेश्चन, 5-5 नंबर के, फिर केस स्टडी किस तरह आता है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इस वीडियो के थ्रू। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और बने रहना है। पेपर कॉपी यानी पेन कॉपी लेके बैठिएगा और आराम से इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन जो भी कर सकते हैं आप, जिस भी तरीके से इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करिएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ये 4 दिन का सेशन आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपने क्या पढ़ा है अब तक डजेंट मैटर। लेकिन ये मैं वादा दिलाता हूँ कि आपका 90 प्लस स्कोर आप कर सकते हो अगर बेस्ट तरीके इन सारे क्वेश्चंस को आपने रिवाइज किया है, आपने देखा है, अच्छे से राइट किया है। तो जितना मैं बताता हूँ उतना किया है तो बहुत अच्छे से आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और आज के इस सेशन का नाम है पेपर कोड 1। ठीक है, पेपर कोड 1 लेकर के आया हूँ मैं आप सभी के लिए। क्लास 10th साइंस का ये पेपर कोड 1 है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और सभी के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस बहुत आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस के भी अंदर तक जाके उनकी चीज़ों को हम खंगालेंगे और फिर उनके कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे और उन्हें ढेर करेंगे, जैसा ढेर करने वाले हो आप एग्जामिनेशन को अपने, जो 20 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग करंट, ठीक है, स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो कौन सा इसमें से पैटर्न होगा जो उनको डिस्क्राइब करेगा। तो पहला पैटर्न देखिए, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, नहीं, कभी भी स्ट्रेट लाइन में होता ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, नहीं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल, स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं दिखेगी किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में। रेडिकल्स भी नहीं दिखेंगे, ठीक है, रेडिकल के फॉर्म में भी नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी एक चीज़ और लिखी हुई है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड अराउंड द वायर, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ही, जैसे मान लीजिए आपको बताया भी गया है कि इस तरह का अगर वायर है और इसमें करंट इस तरह फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे इस केस में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में ऐसे बनती है कि नहीं, ठीक है, बनती है ना। जिसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होती हैं कि जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है, जिनका सेंटर क्या हो, कई सारी सर्कल्स आपने बना दी, उन सभी का सेंटर अगर सेम है तो उन्हीं को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। और यहाँ पे इस केस में वायर, जो मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, उनका सेंटर वायर होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम आराम से क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे इस तरह, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुई। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर अराउंड द वायर, ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया। ये कैसे निकालते हैं भाई, ये कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे डायरेक्शन कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, कैसे निकालोगे, हाँ कैसे निकालोगे, इसको निकालते हैं मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में वायर, करंट में वायर फ्लो हो रही है, उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए, ठीक है, थंब को रखिए, और जिस डायरेक्शन में आपकी ये उंगलियां कर्ल हो रही हैं, उस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, प्रोड्यूस हो रही होंगी, चल रही होंगी। समझ में आया। दो मैक्सवेल का वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Na2SO4 यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट BaCl2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो BaSO4 बना रहा है और यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है। कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। अबव रिएक्शन में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Na2SO4 जब BaCl2 से रिएक्शन करता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और उसमें बनता है BaSO4 बासो4 और NaCl। NaCl एक्चुअल में आप जानते हो देश का नमक, टाटा नमक। हाँ, NaCl कॉमन सॉल्ट है, तो ये डिजोल्व हो जाता है वाटर में। घर पे डिजोल्व करते हो ना, ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, मतलब सॉलिड स्टेट में क्या बनेगा, यही बनेगा। और इसका नाम क्या है, बासो4 यानी बेरियम सल्फेट नाम है। क्या नाम है, बेरियम सल्फेट नाम है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। समझ में आए, क्लियर हुई। ठीक है, इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट होते हैं कुछ ऐसे, जब रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, तो उस केसेस में कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जो सल्यूबल नहीं होते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में बनते हैं। ठीक, और वो सेटल डाउन हो जाते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इस तरह की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही होती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, उस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना है, वहाँ से तैयारी। यहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये चैप्टर आवर इन्वायरमेंट, ये सब लेके मैं आया हूँ आपके लिए। ठीक है, और इससे मोस्ट एक्सपेक्टेड ये पेपर जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, ये 4 दिन के पेपर्स, ये पेपर्स आपके लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इन पेपर्स को जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं रिवाइज करते चलिए, बढ़िया से पढ़ते चलिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलिए। इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ X to prevent depletion of Y. X and Y are respectively referred here. ठीक है, X और Y क्या क्या है, रिफर्ड करिए, बताइए। तो देखिए 1987 का जो एग्रीमेंट हुआ था उस दौरान, ठीक है, उस टाइम पे एग्रीमेंट जो फॉर्मुलेट किया गया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा, वो किसके लिए था, वो CFC गैस के लिए था। किसके लिए था, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए था। और ये किसके डिप्लीशन को, टू प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ वाई, किसके डिप्लीशन के लिए को प्रिवेंट करने के लिए, ओजोन लेयर के डिप्लीशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली पूछा है ना कि X एंड Y आर रेस्पेक्टिवली रिफर्ड हियर, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब विस्तार से, मतलब इसी फ्लो में लिखना है, X कौन है पहला वाला और Y कौन है दूसरा वाला। ठीक है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस केस में, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गेट इट, समझ में आ गई है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे बढ़े, नहीं है ना। चलिए, फिर आता है माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक नोट पॉइंट आता है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो सॉल्ट में दो चीज़ें, आपको सॉल्ट कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्ट है। तो सॉल्ट होने के लिए दो चीज़ें मैंने ये बताई हुई हैं, पहले भी आपके वीडियोज़ में बताई हुई हैं, कि मेटल होना चाहिए और मेटल के साथ लास्ट में नाम में IED, ठीक है, आइड हो या एट हो, जैसे कोई भी सॉल्ट होगा तो उसके आइड या आइड होगा। ठीक है, आइट, ITE, एट और आइड। अगर मेटल है और मेटल के साथ नाम में ये तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ मिल जा रही है, तो समझ जाइएगा वो कौन सा सब्सटेंस है, वो सॉल्ट है। ठीक है, अब देख लो, इसमें कह रहा है बेसिक सॉल्ट कौन सा है। पहले तो NaCl है। ठीक है, NaCl क्या है, सॉल्ट होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड नाम है, सोडियम सॉल्ट है और क्लोराइड आइड आ रहा है ना, यानी सॉल्ट होगा। लेकिन सोडियम क्या होता है, कॉमन सॉल्ट है, ये न्यूट्रल नेचर का होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आइड आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है। NaHCO3, ठीक है, ये बेसिस होते हैं, ये पूरा बेसिस हैं। ठीक है,
ये कोरोसिव भी होते हैं, लेकिन कहा है माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। तो नॉन कोरोसिव में कौन सा आएगा, जो ठीक है जो हम यूज़ करते हैं NaHCO3 एज क्या क्या होता है ये होता है बेकिंग सोडा। और ये बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है बहुत सारे खाना बनाने में यूज़ किया जाता है, बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, बेकिंग सोडा। तो ये एक क्या होगा, माइल्ड सॉल्ट होगा, जो कि हम क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ we design an electric circuit diagram in which we show the arrangement of different circuit component. We find that respect to resistor, कह रहा है वेरीफाई करने के लिए, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमने एक सर्किट डिज़ाइन किया है। उसमें हम अरेंजमेंट्स जो रख रहे हैं वो अरेंजमेंट इस प्रकार से हैं, डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। वी फाइंड दैट रिस्पेक्ट टू रजिस्टर, रजिस्टर के रिस्पेक्ट में हमने क्या फाइंड किया, हमें क्या मिला, एमीटर इज पैरेलल एंड वोल्ट मीटर इज इन सीरीज। कभी भी याद रखिएगा, अमीटर जो होता है जो करंट मेजरमेंट करता है, ठीक है, करंट मेजरमेंट दो डिवाइसेस करती हैं, अमीटर और गैल्वेनोमीटर। अमीटर जो बड़ी करंट होती है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट होती है, उनको मेजरमेंट करने के लिए होता है। गैल्वेनोमीटर छोटी अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए होता है और डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर एमीटर जो है ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। वाइल वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर ये कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट सेम होती है, ठीक है, वायर के थ्रू जो करंट आएगी वो सेम जाएगी, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम अमाउंट ऑफ करंट नहीं फ्लो होती है हर एक वायर से, ठीक है, लेकिन हर एक वायर से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम आता है, वोल्टेज सेम आता है, ठीक है, पैरेलल के केस में। इसलिए वोल्ट मीटर कहाँ लगाएंगे, सेम, क्योंकि सबसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं और एमीटर सीरीज में लगाते हैं। तो ऐसा कहाँ है, अमीटर इज इन सीरीज, दूसरे वाले में देखिए अमीटर इज इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज इन पैरेलल। तो ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस केस में करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, कॉन्सेप्ट समझ में आया, गैल्वेनोमीटर एमीटर क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, समझ में आया, क्या डिफरेंसेस हैं वो समझ में आया। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर्ड बाय अमीटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट लाइक मिली एम्पियर करंट इज मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर ऑल्सो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी गैल्वेनोमीटर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ लेंस एंड स्फेरिकल मिरर बोथ हैव फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर देन इट मे बी कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड होगा यहाँ से, बताइए, जल्दी से बताइए। कह रहा है कि अगर फोकल लेंथ है वो एक इस लेंस का भी -15 सेंटीमीटर है और एक लेंस का भी -15 सेंटीमीटर है और मिरर का भी है, ठीक है, मिरर का भी -15 सेंटीमीटर है, ठीक। तो बताइए यहाँ से कौन क्या कंक्लूड होगा, बोथ आर कॉनकेव, वो दोनों कॉनकेव होंगे, ठीक है, हो सकता है पॉसिबल है दो, या दूसरा बोल रहा है कि बोथ लेंस इज कॉनकेव लेकिन मिरर इज कॉन्वेक्स, लेंस इज कॉन्वेक्स एंड मिरर इज कॉनकेव, बोथ आर कॉन्वेक्स, ठीक है। तो देख लो, याद रखना हमेशा कि देखो हम कॉनकेव के केस में जब जाते हैं ना, कॉनकेव के केस में, किसके केस में, कॉनकेव के केस में, ठीक है, तो कॉनकेव के केस में ही ऐसा होता है कि दोनों फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, कैसी होती है, फोकल लेंथ निगेटिव होती है। कोई भी कॉनकेव, चाहे लेंस ले लो, ठीक है, लेंस ऐसे बनता है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ किधर होगा, इधर होगा, मेजरमेंट इधर जाएंगे साइन कन्वेंशन के लिए, और जब इधर जाएंगे तो इधर फोकल लेंथ माइनस में आएगा, ठीक है। अगर मिरर की बात करें तो मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, और फोकल लेंथ इधर आएगा, फोकल लेंथ इधर आएगा तो मेजरमेंट इधर करने जाएंगे, इधर साइन कन्वेंशन के हिसाब से इधर फोकल लेंथ निगेटिव आएगा। तो लेंस के केस में भी और मिरर के केस में भी, दोनों केसेस में क्या है, ये फोकल लेंथ निगेटिव आ रहा है, यानी यहाँ पे बोथ आर कॉनकेव इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ आर कॉनकेव इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इन एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है।
मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है जो मैंने पेपर सेट किया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इन एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन बिलो it is observed that on passing the gas produced in the reaction in the solution X, the solution X first turns in milky and then colorless। कह रहा है एक X सोल्यूशन लिया गया है, ठीक है, उसमें हम क्या पास कर रहे हैं, किसको पास कर रहे हैं, X गैस, हाँ गैस को पास कर रहे हैं जो कि यहाँ से निकल रही है, कहाँ से, जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मिक्स कर रहे हैं, तो एक गैस पास आउट हो रही है। उस गैस को जब सोल्यूशन से हम पास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, द ऑप्शन दैट जस्टिफाइज द ऑब्जर्वेशन इज दैट एक्स इज अ एक्वा सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोक्साइड एंड, ठीक है, यहाँ से क्या इस हिसाब से जस्टिफाई करिए कि जो एक्स सोल्यूशन है यहाँ पे, ये इस केस में एक्स सोल्यूशन, इस केस में वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि सोल्यूशन में जाते ही गैस पहले वो एक्स सोल्यूशन को क्या कर रही है, एक्स सोल्यूशन को कन्वर्ट कर रही है मिल्की में, फिर कन्वर्ट कर रही है उनको कलरलेस कर दे रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कलरलेस तो यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखिए, कह रहा है टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट तो करेगी, तो मिल्की कलर में कन्वर्ट कर रहा है, बट सम टाइम आफ्टर सम टाइम इट बिकम कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, तो वाटर सोल्यूबल नहीं होगा तो कलरलेस होगा ही नहीं होगा। ठीक है, जब कलरलेस नहीं होगा तो ये पहला वाला ऑप्शन तो कहीं से भी गलत, कहीं से भी सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सल्यूबल इन वाटर। एक्चुअल में ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है और ये सेकंड ऑप्शन में वही बोल रहा है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो यहाँ पे बनता है CaCO3 और उसके साथ साथ, क्योंकि ये देखो ये एक बेस है और ये कार्बन, ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करता है और ये बेसेस हैं। ठीक है, तो बेस और एसिड जब रिएक्शन करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है एक सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब CaCO3 ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, ये मिल्की कलर का एक सब्सटेंस बना लेता है। ठीक है, यानी मिल्की सब्सटेंस बनेगा और मिल्की बनेगा, इसीलिए आपका पूरा सोल्यूशन मिल्की हो जाता है। लेकिन होगा क्या, थोड़ी देर बाद होगा क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास कराने लगते हैं तो यहाँ पे होता है फॉर्मेशन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, और उसके साथ साथ वाटर बनता है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये सोल्यूबल होता है वाटर में, और सोल्यूबल होने की वजह के से जो वाइट कलर मिल्की कलर आया था यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, वो तुरंत यहाँ पे CaOH ट्वाइस होगा। ठीक है, यहाँ पे CaOH ट्वाइस होगा, वेट अ मिनट, ठीक है, ध्यान से देखिए, CaHCO3 ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब सोल्यूबल ये सोल्यूशन है CaHCO यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब सोल्यूबल है तो सोल्यूबल होने की वजह से ये क्या कर लेगा, ये कलरलेस हो जाएगा, कलर डिसअपीयर हो जाएगा। और वही सेकंड वाले में लिखा हुआ है, क्या लिखा है सेकंड वाले में, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द विच इज सोल्यूबल इन वाटर, जो कि सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में। समझ में आया। तो ये रिएक्शन बहुत अच्छी है, रिएक्शन है एनसीईआरटी में दी हुई है, एक बार जाके पढ़िए। ठीक है, इन रिएक्शंस को अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो समझ में आ गया होगा ना क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं, पढ़ लीजिएगा, लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P situated midway between two parallel wires placed horizontally each carrying a steady current of I is, यहाँ पे कह रहा है कि बताइए
किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पी पे किस डायरेक्शन में होंगी, ठीक है, बताना है यही। तो पहला दिया है इन द सेम डायरेक्शन एज द करंट इन द वायर, नहीं, पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। इज इन वर्टि जीरो तो होगा नहीं, ठीक है। इन वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कैसे होगा भाई, आप देखो ऐसे राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपका उंगलियां कहाँ कर्ल हो रही हैं, बाहर, ठीक है, तो बाहर की तरफ, यानी इन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। वर्टिकली कैसे होंगी, अपवर्ड होंगी, डाउनवर्ड नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, आप टिक लगा लेंगे। समझ में आया, देखो राइट हैंड थंब रूल लगाना है, उसी से लग जाएगा। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग टेबल कनेक्शन विद गिवन केमिकल रिएक्शन। कह रहा है CuSO4 है, CuSO4 Fe के साथ रिएक्शन कर रहा है, FeSO4 बना रहा है और कॉपर बना रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप जानते हैं, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप जानते हैं और आराम से जानते हैं। और CuSO4 जो होता है वाटर, जब इसका एक्वा सोल्यूशन लिया गया होगा, एक्वा सोल्यूशन जब CuSO4 का बनता है तो ये ब्लू कलर का होता है। तो पहली चीज़ यहाँ पे जो कलर्स दिए हैं, कलर्स दिया हुआ है और कह रहा है आपसे इनिशियल कलर पहले ये था, फाइनल कलर ये है, फाइनल कलर ऑफ आयरन नेल ये है, और टाइप ऑफ रिएक्शन ये हो रही है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको सामने से दिख रही है, मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन करेक्ट गलत हो जाएगा। हो सकता है पहले या दूसरे ऑप्शन, पहले या चौथे ऑप्शन में से कोई हो, लेकिन देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, करेक्ट कौन सा होगा। तो पहले में कह रहा है कि इनिशियल कलर जो सोल्यूशन का था वो कैसा था, लाइट ग्रीन था। तो CuSO4 का वाटर सोल्यूशन जब बनता है तो ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन नहीं होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। यहीं से पता चल गया कि लास्ट वाला यानी फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगी नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगी। और पहला वाला इसलिए कलर गलत हो गया क्योंकि इनिशियली जो कलर था वो लाइट ग्रीन नहीं, वो ब्लू था सोल्यूशन का, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत, देखो कॉन्सेप्ट भी मैं इसीलिए बताते जा रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एक्वस सोल्यूशन of salt shows an orange red color when a drop of universal indicator is added to it. The salt is made up of, कह रहा है एक एक्वा सोल्यूशन लिया है सॉल्ट का, उस पर जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल रहे हैं तो ऑरेंज रेड कलर आ रहा है। अच्छा, ऑरेंज रेड कलर कब आता है, मैंने बताया था आपको विब ग्योर, ठीक है, विब, ठीक है, ग्योर, ठीक बताया था, ठीक। अब देखो ये जो ग्रीन है ये 7 को रिप्रेजेंट करता है, इधर एसिड्स आएंगे, ठीक है, और इधर कौन आएंगे, बेसिस आएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, इतना आएगा, इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे कह रहा है ऑरेंज रेड कलर, मतलब एसिडिक साइड में जा रहा है, मतलब जो भी सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट होगा। और एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब एसिडिक सॉल्ट तब बनता है जब क्या हो, सॉल्ट जो बना हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बना हो, ठीक है, तभी बनेगा ऐसा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कहाँ है, तीसरे वाले ऑप्शन में, यानी तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। जो पावरफुल होता है उसी का, ठीक है, जो पावरफुल होगा उसी का क्या जाता है, उसी की परछाई यहाँ पे आ जाती है उसके सॉल्ट में, ठीक है। क्या कहते हैं वो, जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। जो पावरफुल होगा, नहीं जीन्स की बात अलग हो गई, ठीक है, जो पावरफुल होगा वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था एसिड, इसलिए एसिडिक सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। कैसा बनेगा सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। और इस पर जब यूनिवर्सल इंडिकेटर डाले हैं तो ऑरेंज रेड कलर आया है। समझ में आया, समझ में आई कि नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम formed by a lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens according to new Cartesian sign of convention. If image is 3 times the size of flame then the lens is, लेंस कैसा होगा, ठीक है। कह रहा है कि इमेज दूसरे तरफ बन रहा है और दूसरे तरफ बनने के साथ साथ,
ठीक है, उसका मैग्नीफिकेशन जो है वो उसका जो साइज़ है वो 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आप पहले से जानते हो, m=h' होता है। कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ इमेज, जो हाइट है इमेज की वो 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ से ये तो मिल गया कि 3 टाइम होगा, यानी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में 3 होगा कि नहीं होगा ना भाई? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? है कि नहीं है ना? क्या है कि सर माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि जब हम देखते हैं किसकी बात कर रहे हो आप? पहले देखो, अदर साइड पे बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसमें भी जब हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इधर इमेज बनता है, नीचे की तरफ इमेज बन रहा है ना, तो हाइट इसकी क्या ली जाएगी? माइनस में ली जाएगी। तो यहाँ -3h होगा, यानी मैग्नीफिकेशन किस में आएगा? मैग्नीफिकेशन आएगा माइनस में, ठीक है। मैग्नीफिकेशन किस में आएगा? माइनस में। तो यहाँ पे एक तो कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा मैग्नीफिकेशन माइनस में आया, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? किसी को प्रॉब्लम है? किसी को नहीं है? चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ एसिड रेन अप्रॉक्सीमेटली, ये तो याद होगा, ठीक है। -5.6 होती है pH, जो एसिड रेन की pH होती है वो 5.6 होती है, याद रखिएगा। कितनी होती है? 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स। सॉल्ट ए है जो कि फूड प्रोडक्ट्स में कॉमनली यूज किया जाता है। इज अ रिएक्टेंट to produce a salt B used in kitchen for making tasty crispy pakoras. Salt B on heating converts into another salt C which is used in manufacturing of glass. Such salt A, B, C are respectively. ठीक है, अब देख लो, यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पे बोल दिया है सॉल्ट B, और सॉल्ट B यूज़ होता है किसमें? कह रहा है कि क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। यानी ये B सॉल्ट जो होगा वो क्या होगा भैया? क्या होगा ये बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा किससे बनता है? NaHCO3। और ये बनता किससे है? ये बनता है, कौन सी रिएक्शन थी? ठीक है, रिएक्शन याद है? NaCl की ब्राइन सोल्यूशन की जब रिएक्शन कराते थे कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो रिएक्शन होती थी, क्या बनता था? NaHCO3 बनता था, और उसके साथ साथ NH4Cl बनता था। याद आ रहा है कुछ? हाँ, और फिर यही जो NaHCO3 है, ठीक है, यही जो NaHCO3 है, इसी को जब हीट किया जाता है तो बनाता है Na2CO3। और यही सॉल्ट जो Na2CO3 बनता है, यही यूज़ होता है किसमें? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में, ठीक है। ठीक, कुछ दिख रहा है, पूरा वही चीज़ है। देखो, सॉल्ट एक कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स, यानी NaCl, और इज अ रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस सॉल्ट बी इज अ रिएक्टेंट है ना। NaCl रिएक्टेंट है क्या प्रोड्यूस करने के लिए? NaHCO3 प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसी जो कि यही NaHCO3 यानी सेकंड सॉल्ट जो है वो क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में यूज होता है, और इसी NaHCO3 का जब हीट किया जाता है तो इट कन्वर्ट इनटू अनदर C सॉल्ट विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे A B C, A क्या है? NaCl, B क्या है? NaHCO3, और C क्या है? Na2CO3। यानी फोर्थ वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर यही है। समझ में आया? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी है, कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तुरंत बताइए, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इज इन कॉन्टैक्ट इज 1.0 डायोप्टर। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है? पाउडर नहीं, पावर कौन सी अच्छा, ये पावर दो यहाँ पे पढ़ने, एक लेंस का पावर है, एक वो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में भी पावर है। तो पावर, ठीक है, पावर का जो यूनिट होता है वो डी होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है। अब ये पावर का फॉर्मूला भी होता है 1/f, ठीक है, वो भी इन मीटर्स, ठीक है, मीटर में लेते हैं। अब देख लीजिए, कह रहा है कि पावर जो दिया है दो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, वो दिया है कितना? 1 डायोप्टर। तो पावर का जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर लिया जाता है तो हमेशा ऐड हो जाते हैं, ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू पावर 1 + पावर 2, ठीक है। कह रहा है कि अगर इफ द
focal length of one of the lens of combination is 20 centimeter, the focal length of other lens would be। ठीक है, अब पहले लेंस का जो फोकल लेंथ है, ठीक है, F1 मान लीजिए वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कह रहा है F2 बताओ कितना होगा। ठीक है, यानी फाइनल फोकल लेंथ जो होगी, ठीक है, एडिटिव फोकल लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी 1 मीटर होगी कि नहीं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, ये P इज इक्वल टू, ये जो है लिखा हुआ है पावर इज इक्वल टू, यहीं पे फॉर्मूला लगा दें, अगर इसको कन्वर्ट कर दें 1/f एडिटिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, देखो यहाँ पे आएगा कि 1/1 मीटर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया है 20 सेंटीमीटर, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, तो मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो 100 आ जाएगा। 100 इज इक्वल टू 1/f1 कितना है 20 सेंटीमीटर प्लस F2 कितना है आपको निकालना है। 1/20 इधर आएगा तो 1/100 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/f2, F2 ही तो निकालना था। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 100 आ जाएगा एलसीएम, उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/f2। ठीक है, 1/5 होगा तो यहाँ पे बचेगा 4/100 इज इक्वल टू 1/f2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे -4 आएगा, तो 4 से ये कटा कितनी बार में, 4 से ये कटा कितनी बार में, 25 बार में, तो दिस इम्प्लाइज दैट -25 आ जाएगा F2 की वैल्यू। कहीं दिया है -25, कहीं दिया है, हाँ दिया है सर, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पूरा सोल्यूशन समझ में आया है, कैसे कैसे किया, पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ भी अगर है तो फोकल लेंथ भी ऐड हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ वही कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फोकल लेंथ का केस जब आएगा तो यही से निकलेगा। फोकल लेंथ अगर एडिशन होगा तो ये ऐसे ही होगा कि 1/f एडिटिव यानी इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 करके। ठीक है, इसी तरह ऐड होगा अगर फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का ऐड हो रहा है तो, क्योंकि पावर ऑफ टू कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हमेशा ऐड हो जाता है, इंटीग्रल एडिशन हो जाता है, डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। समझ में आया, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन क्या दिया है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन देखिए। एंड ए मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, कौन सा मेटल जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, एल्युमिनियम, हाँ बनाता है, एल्युमिनियम दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद मेटल केप्ट ऑन पाम, जब पाम पे रखते हैं तो वो मेल्ट कर जाता है, गैलियम। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किसका होता है, Mn का हो जाएगा। ठीक है, कौन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, Au कौन है, Au कौन है भाई, गोल्ड है, गोल्ड क्या है, गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड कभी डिस्प्लेस नहीं करता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहले में पहला तीसरा। ठीक है, पहले का तीसरा इसमें है। ठीक है, दूसरे का फर्स्ट इसमें है, यानी ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाले ऑप्शन पे हम क्या कर लेंगे, करेक्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, द एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम बिकॉज, कौन सा इसमें से जो है वो इनकरेक्ट बता रहा है। देखिए, पहला, इट इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विच ऑब्जॉर्व्स 1% ऑफ लाइट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पहली चीज गलत हो गई, पहला यही गलत हो गया। दूसरा, इट यूटिलाइज द मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर द इट्स ओन रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। हाँ सही बात है। ठीक है, इट यूटिलाइजेज 10% ऑफ लाइट एनर्जी and transfer the rest to the next tropical level. It transfer only 10% of the energy to the next tropical level. ठीक है, अच्छा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा भाई। ठीक है, ये वाला पहला वाला जो मैंने बताया ये हो जाएगा। ओके, समझ में आया। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। रिजल्ट, अब इसमें असर्शन रीजन में क्या करते हैं, वही असर्शन और रीजन बनाते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, ऑब्वियस है, होती है एंडोथर्मिक।
भाई एनर्जी तो एब्जॉर्ब करते हैं ना, तभी तो होता है रिएक्शन। हम तो एनर्जी दे नहीं रहे हैं, हम क्या वहाँ से एनर्जी तो निकलती नहीं है, ठीक है। एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ एनर्जी इज बेयरली एविडेंट। अभी देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हो जा रही है, क्या हो जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ए इज ट्रू बट बी इज नॉट ट्रू, मतलब रीजन यहाँ पे ट्रू नहीं है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेसमेंट, it is due to the breakdown of complex inorganic substance into simpler organic substances। जल्दी से आप इसका, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, एसर्जन सही है, रीजन गलत है, क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नहीं करेंगे, नहीं आ रहा होगा तो अभी लास्ट में मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसर्जन रीजन का ही क्वेश्चन है। हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद HNO3। HNO3 के साथ जब जिंक रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होता है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द, रीजन क्या दिया है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज H2 गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। कह सही बात है। देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब Zn का रिएक्शन ना HNO3 के साथ होता है तो HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे लास्ट में निकलता है ना, Zn तो NO3 के साथ कॉम्बिनेशन कर लेगा, Zn ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलता है ये हाइड्रोजन को अकेले निकलने नहीं देता, इनको क्या देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं निकलता है, यहाँ पे वाटर निकलता है। और ये पहले में कह रहा है कि हाइड्रोजन नहीं निकलता है, दूसरे में क्या कह रहा है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द H2 गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। तो सच में यही HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से H2 गैस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मेशन, ठीक है, अपने रिड्यूस हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, करेक्ट हैं, दोनों चीज़ें क्या हैं, करेक्ट बात कह रही हैं। तो क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इसके केस में। समझ में आया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। क्या ये बात रीजन में कुछ दम है, नहीं है ना, ठीक है। ये बात तो सही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट निकालोगे तो वो डायरेक्शन तो दिखाएगा, लेकिन दोनों बातें अलग अलग कही जा रही हैं, रीज़न का कहीं से लेना देना नहीं है। तो यानी कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है, कि असर्जन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। समझ में आया, क्लियर हुई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ गेट रेडी फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन आर ऑन द वे, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड टुगेदर। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड राइट द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो जब भी रिएक्शन होती है किसकी रिएक्शन करानी है, हमें रिएक्शन करानी है पोटेशियम आयोडाइड यानी KI की, और KI की रिएक्शन करानी है किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, PbNO3 ट्वाइस के साथ, ठीक है। जब ये रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में बनता है PbI यानी लेड आयोडाइड, और लेड आयोडाइड के साथ बनता है क्या, KNO3, ठीक है। KNO3 डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन PbI जो है, PbI2 जो है ये क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और ये किस कलर के होते हैं, ये होते हैं येलो कलर के। किस कलर के होते हैं भैया, येलो कलर के होते हैं, ठीक है। तो यह क्या ऑब्जर्व करोगे कि एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। यहाँ पे रीजन आपको लिखना पड़ेगा, दैट येलो कलर precipitate is observed when aqua solution of potassium iodide is reacts with lead nitrate या mixed together and lead nitrate are mixed together, ठीक है। What type of reaction, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो यहीं से क्या कर लेंगे आप, नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ें, चलिए। अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करते रहिए भाई, तब पता चलेगा कि आप हाँ हेलो, समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आई ग्राफ दिया हुआ है। कह रहा है ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वी आई ग्राफ फॉर टू कंडक्टिंग वायर्स ए और बी, दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, उनके लिए वी आई ग्राफ दिया है। कह रहा है ए और बी आर सोन इफ वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर। वायर का अगर सेम लेंथ और सेम डायमीटर दिया गया है, विच ऑफ द टू इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, कौन सा इसमें से हाई रेजिस्टिविटी का होगा, और गिव रीजन फॉर जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आप अपने रीजन भी बताइए और जस्टिफाई भी करिए। अच्छा, यहाँ पे यही चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम कहते हैं किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं जब ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V यहाँ से निकालेंगे तो IR बनता है। ठीक है, IR बनता है। अब देखो, अगर V और I साथ में चेंज हो रहे हैं तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग अलग सेम लेंथ और सेम तरीके की वायर की ले रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी किसकी कम होगी, ठीक है, रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। जिसका यहाँ पे देखो, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इसमें ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ ए होगा और ये रेजिस्टेंस ऑफ बी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि इसमें रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए, है कि नहीं, है ना, ग्राफ के हिसाब से दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो आप भी जानते हो कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी L/A। अब ये L/A जो है, ये इतना क्वांटिटी, ये तो कांस्टेंट है। कह रहा है कि सेम लेंथ और सेम डायमीटर का है, तो मतलब इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, रेजिस्टिविटी के। ठीक है, अब रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा, रेजिस्टिविटी उसकी ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, बी का, तो रेजिस्टिविटी भी किसकी ज़्यादा होगी, बी की ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे बी सब्सटेंस जो होगा उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। और जस्टिफिकेशन में यही लिखना है, क्या लिखना है कि हुज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी व्हेन द वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर। हियर according to the graph, resistance of B wire is greater than resistance of A wire. That is why the resistivity of B is greater than the resistivity of A. समझ में आया, क्लियर हुआ? ओके, यही इतना जस्टिफिकेशन लिखेंगे, बस इतना आसान जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 मेटल्स। 4 मेटल्स उन्होंने लिए हैं और चारों मेटल्स में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। कह रहा है कि रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल। कह रहा है कॉपर के साथ, तो कॉपर के साथ गैस इवॉल्व हो रहा है, नहीं होगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, HCl, वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा कॉपर, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आयरन के साथ भी, क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो यहाँ पे हीट डाइल्यूट के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ कह रहा है गैस इवॉल्व नहीं होगी, तो मैग्नीशियम के साथ गैस इवॉल्व होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये भी गलत है। जिंक के साथ कह रही है कि गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड गिव द केमिकल रिएक्शन। कह रहा है सेलेक्ट करिए कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है, तो जिंक के साथ जो रिएक्शन होगी, ठीक है, किसके साथ, जिंक के साथ जो रिएक्शन होगी HCl की, वो सही है, और इसका जो केमिकल रिएक्शन बनेगा वो बनेगा जिंक प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द केमिकल इक्वेशन, और इतना ही लिख के आप 2 नंबर कलेक्ट करके आ जाएंगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट नैरो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्रिज्म इमर्जेज आउट ऑफ द सेकेंड प्रिज्म एज वाइट लाइट। ठीक है, ये तो न्यूटन का, ठीक है, इन्वर्टेड प्रिज्म, इनवर्स प्रिज्म का एक पूरा लॉ तो है। ठीक है, बताया गया ना ये कि अगर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि आपको दो प्रिज्म दिए जा रहे हैं, तो दोनों प्रिज्म को किस तरह आप क्या करोगे, दोनों प्रिज्म को रखोगे कि अगर एक से आइडेंटिकल लाइट जा रही है, नैरो बीम ऑफ लाइट जा रही है, तो दूसरे से वो वाइट बीम ऑफ लाइट ही निकले। ठीक है, किस तरह ऐड ऑन करोगे। ठीक है, तो इसका तरीका यही है, देखिए ध्यान से मैं तरीका बता रहा हूँ। तरीका क्या है, वेट अ मिनट, तरीका ये है कि एक प्रिज्म को ऐसे बना दो। ठीक है, आपने ऐसे बना दिया, और दूसरे प्रिज्म को क्या करिए, इस तरीके से रख दीजिए, इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड रख दिया। अब क्या होगा कि जब लाइट यहां से आएगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, तो ये सभी लाइट क्या होंगी, निकलेंगी, इधर जाएंगी। ठीक है, और ये फिर से यहाँ पे क्या होगा, वेट अ मिनट, फिर से ये क्या करेंगी, यहाँ से कलेक्ट होंगी लाइट रेज, और यहाँ से फिर से निकल जाएंगी इस तरह। ठीक है, तो ये पूरा क्या करेगा, ये पूरा क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि अलग अलग लाइट रेज, यहाँ पे बैंड ऑफ लाइट रेज तो निकली हैं। ठीक है, लेकिन इन्वर्स होने की वजह से, उल्टा होने की वजह से, जब स्प्लिटिंग एक तरफ से हुई, लेकिन ये इन्वर्स रखा हुआ है दूसरा वाला प्रिज्म। ठीक है, इसलिए इन्वर्टेड रखा हुआ है। ठीक है, इन्वर्टेड क्या हम बोलेंगे, इन्वर्टेड रखा हुआ है, इसलिए ये सारी बीम ऑफ लाइट जो डिस्पर्जन हुआ है, ये डिस्पर्जन फिर से क्या कर लेगा, ये एक साथ कलेक्ट हो जाएंगी, और कलेक्ट होके वाइट लाइट में कन्वर्ट होके तब क्या होंगी, निकलेंगी। और यही डायग्राम आपको बना के चले आना है। ठीक है, और यही बोलना है कि कैसे, यहाँ पे पूछा है ना कैसे यूज करोगे, तो वन इज स्ट्रेट एंड वन इज सेकेंड, वन इज पुटेड इन्वर्टेड। ठीक है, तब हम यूज़ करेंगे, और तब हमें क्या मिलेगा, इस तरह का मिलेगा कि सेकंड जो लाइट रे होगी, सेकंड प्रिज्म से जो लाइट रे होगी, वो वाइट कलर में ही इमर्ज आउट हो रही होगी। समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ें। तो नंबर यहीं से आपको मिल गया कि नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, जस्टिफाई करना था। देखिए, ए पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल इफ इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R1। ठीक है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस अगर R1 है, तो बताइए रेशियो क्या होगा R1 और R का। ठीक है, ध्यान से देखिए, कह रहा है एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया है R, कह रहा है इसी को 3 पार्ट में काट दिया जा रहा है, तो और तीनों को पैरेलल में कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, 3 पार्ट में काटा जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा, रेजिस्टेंस अलग अलग। ठीक है, अब कह रहा है कि इन्हीं को पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया है, तो इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस जो है वो R है। ठीक है, वो क्या है, R है। ठीक है, अब कह रहा है कि इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, तो R1 जो है वो उनका फाइनल रेजिस्टेंस आ रहा है, तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R1। ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू 1/, ठीक है, तीनों का 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3 आ जाएगा। तो 1/R1 इज इक्वल टू यहाँ पे 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। ठीक है, ऐड करोगे तो 1/R1 इज इक्वल टू आएगा 9/R, और दिस इंप्लाइज दैट R1 इज इक्वल टू आ जाएगा R/9 आ जाएगा, R/9। और कह रहा है कि R1/R का रेशियो निकालिए। ठीक है, तो R1/R, तो R/9/R आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1/9 आ जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रेशियो, 1/9 हो जाएगा। दिख रहा है सबको, 1/9 इस तरह से। ठीक है, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया है, बस हमने क्या किया, ये रेजिस्टेंस जो थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आप जानते हो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, रेजिस्टेंस, तो जब डिवाइड करोगे तो भी रेजिस्टेंस भी डिवाइड होगा, तो इसलिए रेजिस्टेंस R3 हो गया तीनों का अलग अलग का। तो उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इससे निकालेंगे 1 रेसिप्रोकल करके। तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया।
ठीक है। तो R1 की वैल्यू ये आई। अब कहा है कि R1 अपॉन आर की रेशियो निकालिए, तो R1 अपॉन आर का रेशियो ये पुट कर दिए, 1:9 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? नहीं है ना। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? लिस्ट 2 पॉसिबल कॉजेज ड्यू टू विच ओवरलोडिंग में ऑकर इन हाउस होल्ड सर्किट्स। राइट 1 प्रिवेंशन मेजर्स दैट शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक सर्किट्स। ओवरलोडिंग क्यों होती है? ओवरलोडिंग, पहले तो ये बताओ मीनिंग होती क्या है ओवरलोडिंग है? ओवरलोडिंग का मतलब होता है अचानक से, ठीक है, एक पैसेज ऑफ टाइम में अचानक से करंट जो हो वो बहुत एक्सेस में फ्लो कर जाए, ठीक है, तो उसी को कहते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग। अब 2 कॉजेज आपको बताने हैं ओवरलोडिंग के। तो कौन कौन से कॉजेज होंगे? पहला, टू मेनी एप्लियंसेज आर कनेक्टेड इन, ठीक है, वो होता नहीं है, एक सॉकेट आता है, वो ऊपर से नीचे से सब लगा के एप्लियंसेज, अलग अलग एप्लियंसेज लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है? शॉर्ट सर्किटिंग होती है। शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो एक्सेस में करंट, बहुत ज़्यादा करंट अचानक से क्या होगी? फ्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होता है और वो इफेक्ट कर देता है आपकी घर की लाइट को। दूसरा, हो सकता है कि न्यूट्रल वायर और पॉजिटिव वायर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। जो ब्लैक वाली वायर होती है, और कौन सी वायर होती है? वो न्यूट्रल वायर, जिसको न्यूट्रल वायर तो ब्लैक वाली वायर होती है, और एक लाइव वायर होती है, जो रेड वाला वायर होता है ना, वो लाइव वायर होता है। तो दोनों अगर आपस में कनेक्ट हो जाएं, आपस में क्या हो जाएं? कनेक्ट हो जाएं किसी भी रीज़न से, तो भी वहाँ पे क्या होगा? शॉर्ट सर्किटिंग होगी, ओवरलोडिंग होगी, और वो भी रीज़न है ओवरलोडिंग का। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ ये 2 आप कॉजेज़ बता सकते हो जो कि ओवरलोडिंग कराते हैं। ठीक है, ठीक है, हाउस होल्ड सर्किट्स में। ठीक है, कह रहा है कि राइट 1 प्रिवेंशन मेजर दैट शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक सर्किट्स। डोमेस्टिक सर्किट में कोई एक 1 प्रिवेंटिव मेजर बता दीजिए। तो अवॉइड करिए, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करिए? वो जो मैंने बताया कि बहुत टू मेनी अप्लायंसेज ऑन इन 1 सॉकेट, ये अवॉइड करिए। ठीक है, दूसरी चीज़, फ्यूज़ वायर्स यूज़ करिए, मतलब फ्यूज़ लगा हो, ठीक है, तो ओवरलोडिंग नहीं होगी, क्योंकि फ्यूज़ क्या करता है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ क्या करता है? जैसे ही करंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आती है, तुरंत वो उसमें लेस मेल्टिंग पॉइंट का क्या लगा होता है? वायर लगा होता है। तो वो क्या कर जाएगा? जैसे ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आई, तुरंत वो हीट होकर मेल्ट हो जाएगा। पूरी जो सर्किट है वो क्या हो जाएगी? क्लोज। सर्किट क्लोज हो गई, सर्किट क्लोज हो गई तो करंट ही नहीं आएगा ना। सॉरी, सर्किट ओपन हो जाती है, क्लोज नहीं होगी, ओपन हो जाएगी तो करंट नहीं आएगा। करंट नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आग लगने का या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये यहाँ पे ये पूरी लाइन ही लिखनी है, मैंने इसीलिए समझा दिया, लाइन ही लिखनी है। अब 3 नंबर आपको पाना है तो इसको लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए ये नहीं सोचोगे कि अरे सर ने बता दिया, समझ गए, अब जाके इसको एग्जाम में आपने आराम से लिख देंगे। नहीं, आपको पहले जैसा मैंने बताया वैसा एक बार अपनी राइटिंग में खुद से लिखिए, लिखना स्टार्ट। ठीक है, एक बार खुद से अपनी राइटिंग में लिखिए, क्योंकि जब वहाँ एग्जामिनेशन में जाओगे इतना नर्वस होते हो, इतना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, तो उस टाइम पे आपको ये नहीं आएगा दिमाग में कि कहाँ से स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू स्टार्ट, ठीक है, क्या लिखें कि इफेक्टिव लगे, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। इसलिए पहले जो भी क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जिनमें आपको पूरा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना है, उन क्वेश्चंस को लिख के ही सॉल्व किया करिए। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को कौन बताता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? कि जो भी एनर्जी कंज्यूम हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, किसके? T के, I स्क्वायर RT, और यहीं से बन जाता है इसका फॉर्मूला H=I स्क्वायर RT। ठीक है, फॉर्मूला बन जाता है। लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच, ठीक है, इसी को हम क्या कर देंगे? इसी को इसमें एक्सप्लेन कर देंगे और पूरा, ठीक है, एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन द स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो पूरा हीटिंग इफेक्ट यहीं से बता लोगे ना। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है? हाँ,
नहीं समझ में आया? लिस्ट द टू फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, एक तो किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हम इन दोनों की चीज़ें बताएंगे। कैसे? लेंथ जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, एरिया जितना कम करोगे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एरिया जितना बड़ा होगा, यानी जितना मोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस, जितना पतला वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है? डिफाइन कर लेंगे ना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको डिफाइन नहीं करनी है, लेकिन इतना लॉ डिफाइन करके उसके जो भी हीटिंग इफेक्ट हैं, कौन कौन से मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, उनको डिफाइन करके आगे बढ़ जाइएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? कह रहा है एन एलिमेंट एम, एक एलिमेंट है एम जो कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया है 283, कंबाइंड सेपरेटली विथ Cl नेगेटिव एंड SO4 नेगेटिव। 283 किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन हो रहा है, Cl नेगेटिव के साथ, तो AlCl3 बनाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम जब SO4 के साथ कंबाइन होता है तो SO4 का 2 नेगेटिव होता है, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस होता है इसकी वैलेंसी, तो ये Al2 SO4 थ्राइस बनाएगा, Al2 SO4 थ्राइस बनाएगा। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि एनॉइन इन दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड, तो कंपाउंड फॉर्म्ड यही बनेंगे दोनों कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद प्रेडिक्ट द विथ सूटेबल रीजन द नेचर ऑफ बॉन्ड बाई द एम इन जनरल। तो यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा? क्योंकि दोनों ऑयन्स हैं तो ऑयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, रीजन क्या होगा कि बोथ आर द ऑयन्स, और ऑयन की वजह से ये कैसा बनेगा? ऑयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड वेरी विथ रेस्पेक्ट टू एम। कह रहा है कि एम से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगी। तो एम जो था यानी मेटालिक केस में था, तो ये इसमें इसके पास फ्री ऑयन्स नहीं थे ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसलिए उतना ये किसकी तरह कंडक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, या लेसर होगी अगर होगी भी थी। ठीक है, क्योंकि मेटल है तो ऑब्वियस बात है कंडक्टिविटी होगी, लेकिन किस तरह वेरी करेगा? तो यहाँ पे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। आप सिंपली वेरिएशन अगर पूछ रहा है तो वेरिएशन यहाँ पे बता सकते हो आप। ठीक है, क्या बताओगे? वेरिएशन कि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी आ रही है वो कंडक्टिविटी एल्युमिनियम के केस में, मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है, लेकिन कंपाउंड में जो कंडक्टिविटी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? वो ऑयन्स के फ्लो की वजह से हो रही है। ठीक है, फ्लो ऑफ ऑयन की वजह से हो रहा है, और यहाँ पे फ्लो ऑफ किसकी वजह से हो रहा था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आप डिफाइन कर लेंगे। ये पहला वाला क्वेश्चन खत्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए कितने आराम से सॉल्व हो रहा है। कुछ दिक्कत आ रही है? नहीं। देखिए उसके बाद देखिए कह रहा है रेडिस्क ब्राउन कलर मेटल, ठीक है, एक्स एक मेटल है जो कि हीट किया जा रहा है एयर में। ठीक है, एयर में हीट किया जा रहा है, तो ये बना रहा है एक ब्लैक कलर का कंपाउंड वाई। व्हेन वाई इज हीटेड, व्हेन वाई को जब हम हीट कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में? H2 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये फिर से क्या कर रहा है? एक्स बना ले रहा है। क्या बना ले रहा है? एक्स का फॉर्मेशन कर ले रहा है। ठीक है, और X is refined by the process of electrolysis. This refined form of X is used in electrical wiring. ये refined form of X जो है ये electrical wiring में यूज़ होता है। electrical wiring में मतलब, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में एक यूज़ होता है कॉपर, और कॉपर देखते हैं सेट हो रहा है कि नहीं। तो कॉपर जब भी एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, हीट किया जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, कॉपर CuO बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। और यही कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए डिस्प्लेस कर देता है, तो कॉपर बन जाएगा और H2O बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है? H2O। तो कॉपर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी X फिर से बन जा रहा है कि नहीं? और इनकी इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में रिफाइनिंग याद है? मेटल की रिफाइनिंग करते थे, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते थे, याद है? हाँ, एक पे क्या लेते थे? एक पे लेते थे ऐसे
इलेक्ट्रोड्स लगाते थे। एक कैसा लिया जाता था, मोटा वाला, जो जहाँ पे कैसा होता था, ये इम्प्योर मेटल का होता था, एक प्योर मेटल का होता था, पतला लिया जाता था और इनको क्या कर देते थे, कनेक्ट करते थे बैटरी से, और उसके बाद उसी का सोल्यूशन लेते थे और यहाँ पे धीरे धीरे ये जो इम्प्योर मेटल्स, इम्प्योर वाला था, ये यहाँ से निकल के, इसके ऑयंस निकल के यहाँ पे आकर डिपॉजिट हो जा रहे थे और इसी को क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस कह रहे थे, जो कि यूज़ किया जाता है रिफाइनिंग के लिए। और यही प्रोसेस कह रहा है, आइडेंटिफाई करिए एक्स और वाई को, ठीक है। तो एक्स और वाई आइडेंटिफाई हो गए। एक्स क्या था, एक्स सी था और वाई क्या था, CuO था, ठीक है। ड्रॉ विथ लेबल डायग्राम, यही डायग्राम बनाना है और एक्स की रिफाइनिंग को डिफाइन करना है। तो एक्स की रिफाइनिंग पूरी डिफाइन की गई है आपके चैप्टर में, ठीक है। तो यही रिफाइनिंग आप जाके बता देंगे, CuSO4 बनता है कैसे, डिफाइन, यही पूरा फिगर बना के, एनोड कैथोड, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अबव यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंथ शोन इन द फिगर, इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर 5 मीटर दिया है। किस तरह का फिगर में, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद इफ अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज formed by this lens at distance of 7 centimeter from the optical center, then show with the calculation where should be object is placed। अगर 7 सेंटीमीटर पे इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो बताइए कि कहाँ पे रखा गया होगा, किसको कहाँ पे रखा गया होगा, ऑब्जेक्ट को। कैलकुलेशन से बताओ, तो फॉर्मूला वही 1/f इज इक्वल टू 1/u, 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला होता है, हाँ होता है ना। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v क्या है, 1/v आपको, सॉरी 1/f, ये लेंस फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे 1/f दिया हुआ है, कितना लेंस है, कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो 5 मीटर ये प्लस में ही रहेगा, इज इक्वल टू 1/v। v रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, इस साइड बन रहा है, ठीक है, ठीक है, दूसरे साइड बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इस साइड बनेगा रियल इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे 7 मीटर, ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा 1/u, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/5 माइनस 1/7 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/ माइनस में 1/u, 7, यहाँ पे 7 35 LCM आ जाएगा, 7 माइनस 5 करेंगे इज इक्वल टू माइनस 1/u, 7 2/35, तो माइनस 1/u, u इज इक्वल टू माइनस में आ जाएगा माइनस 17.5 सेंटीमीटर, 17.5 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो कैलकुलेशन यहाँ पे इतने मीटर पे प्लेस किया गया होगा, ठीक है। ड्रॉ ए नीटली लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये इसका इमेज फॉर्मेशन आपको लेबल डायग्राम से शो करना है, ठीक है। तो लेबल डायग्राम आप बना लेंगे आराम से, ठीक है, हो गया, ये क्लियर हुई चीज़ें। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में कह रहा है ए 10 मीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें लग रहा है कुछ क्वेश्चन और था, ये यहाँ पे मिसिंग हो गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी अभी छोड़ दीजिए, इसमें मिसिंग हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आ गए। तो 5 नंबर यहाँ से आप गेन कर लिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। अब ये केस स्टडी के 2 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम कहेंगे आपको अलविदा, लेकिन इस केस स्टडी के क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ेंगे, पहले देख लीजिए उसके बाद जाइएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, एक क्या है, कंपाउंड है जो कि वाटर से रिएक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है, तो कॉस्टिक सोडा बन रहा है, एनोड बन रहा है और कैथोड बन रहा है। एक्स एनोड पे निकल रहा है Y और कैथोड पे निकल रहा है Z, ठीक है। तो ये कह रहा है फिर कॉस्टिक सोडा अच्छा कॉस्टिक सोडा इलेक्ट्रोलिसिस करने पे कॉस्टिक सोडा जो बनता है वो किस रिएक्शन में बनता है, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। याद है कि NaCl की रिएक्शन होती थी वाटर के साथ इन द प्रेजेंस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, और यहाँ पे बनता था NaOH, ठीक है, हाइड्रोजन गैस किस पे निकलती है, कैथोड पे, और एनोड पे क्या निकलता है, क्लोरीन गैस, ठीक है।
ठीक। उसके बाद इसी फिर कह रहा है इसी एक्स को यानी कॉस्टिक सोडा को हम क्या कर रहे हैं, मॉल्टेन, सॉरी एक्स को नहीं, ए कौन है, NaCl, ए की जगह कौन है, NaCl को कह रहा है मॉल्टेन स्टेट में ले लिए, NaCl को मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। फिर तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस जब कराओगे NaCl को मॉल्टेन स्टेट में, तो ये Na सोडियम जो होता है ये डिपॉजिट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, और ठीक है, यानी कैथोड पे ये सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पे गैस निकलेगी क्लोरीन गैस। ठीक है, यानी कि Y क्या है, Y क्लोरीन गैस है, और देखो Y दोनों जगह क्लोरीन गैस है, और M क्या हो गया, सोडियम मेटल, ये M को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है इसी सोडियम को, इसी मेटल को क्या किया जा रहा है, इसी मेटल को जब हम रिएक्शन करा रहे हैं CH3COH के साथ, तो P बन रहा है और Z बन रहा है, तो मेटल को रिएक्शन कराते हैं। Na जब CH3COH के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, Z, ठीक है, Z का मतलब हाइड्रोजन गैस, और Z का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे सॉल्ट का P क्या बन रहा है, CH3COONA बनता है, जो कि क्या कहते हैं इसको, सोडियम एसीटेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट नाम होता है इसका। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इसी CH3COH को फिर Q से रिएक्शन करा रहे हैं और R बन रहा है, और वो भी कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, CH3COH का रिएक्शन Q से हो रहा है, और वो भी किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो R बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, R। ठीक है, फिर इसी R का रिएक्शन X के साथ जब हो रहा है, X कौन, X ऊपर का ही निकला था, X कौन, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के साथ हो रहा है, तो फिर से P बन जा रहा है, और ये Q फिर से बन रहा है। P क्या था, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, यही तो P था, P और Z, हाँ, P सोडियम एसीटेट बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ एस्टर ले लिया जाए, तो एस्टर का अगर X के साथ रिएक्शन होता है, X क्या होता है, X क्या है यहाँ पे, X अभी निकला था ना, नहीं निकला था, X यानी कॉस्टिक सोडा। अगर ये CH3COO C2H5 ले लें, ठीक है, एस्टर, क्या अब एस्टर बनता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन याद आई, कुछ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन याद आ रहा है। देखो पूरी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यहाँ पे ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, कैसे पता चला, देखो CH3COH रिएक्शन कर रहा है Q के साथ, और यहाँ लास्ट में Q निकल रहा है। ठीक है, तो Q कौन होगा, वही C2H5OH। ठीक है, और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रही है, तो बन रहा है एक कंपाउंड बन रहा है, वो भी R, और वो क्या बनेगा, CH3COO C2H5 यानी एस्टर, एथिल एथेनोएट। और यही एथिल एथेनोएट फिर NaOH के साथ यानी X के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे बनाता क्या है, यही सेम कंपाउंड बनाता है P वाला कंपाउंड, CH3COO Na, सोपेनिफिकेशन रिएक्शन, और Q फिर से बन रहा है, Q क्या था, C2H5OH। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन है, ये पूरी क्या है, रिएक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डिराइव करना है A जो भी हैं इन सभी कंपाउंड्स को, तो डिराइव कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि अटेम्प्ट करिए A और B दोनों में से, B और C में से, इम्प्रोवाइज एन एक्टिविटी ऑफ Z की एक्टिविटी को इम्प्रोवाइज करिए। तो यहाँ पे Z की एक्टिविटी क्या होगी, Z की एक्टिविटी क्या होगी भाई, कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब ये हाइड्रोजन गैस जब हम इसके पास एक्टिविटी यही होगी कि हम जब इसके पास बर्निंग क्या ले आते हैं, बर्निंग कैंडल ले आते हैं या मैच स्टिक ले आते हैं, तो ये पॉप साउंड के साथ जलता है। किसके साथ जलता है, पॉप साउंड के साथ। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी हो जाएगी। दूसरा, नेम द प्रोसेस इन विच XYZ टू फॉर्म A। ठीक है, XYZ आर फॉर्म्ड फ्रॉम A, XYZ जो फॉर्म हो रहे हैं A में, ये कौन सी प्रोसेस है, क्लोर एल्कली प्रोसेस है। जस्टिफाई योर रेस्पॉन्स। ठीक है, जस्टिफाई करिए, तो पूरी रिएक्शन आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होगी, उसी से जस्टिफिकेशन हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप अच्छे से इसको करके दिखाएंगे। कल की क्लास में इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा, अभी के लिए ये HW है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपसे हम कह रहे हैं अलविदा, और साथ ही साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, बस आप ये जज्बा रखो कि हम कर सकते हैं, और तुम कर सकते हो भैया, तुम अच्छे से कर सकते हो।
ठीक है, बस ये जज्बा रख के जाओ, एग्जामिनेशन दो, बहुत अच्छे से आप नंबर गेन करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया और क्वेश्चंस जिस तरह से मैंने बताए हैं, जिस जिस तरह से मैंने पेपर सेट किया था, अगर सेम पैटर्न से आप आराम से क्वेश्चंस कर रहे हो, समझ रहे हो, लिख रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ 90+ पक्का है आपका साइंस में, बस बायो आप संभाल लेना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।